अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल क्लेफ्ट्स और फेरेंजियल पाउचेस को। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था फेरेंजियल आर्चेस को और फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स को। तो उस वीडियो को भी आप पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो की एक कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने फेरेंजियल आर्च और फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था डिटेल में। इस वीडियो में हम फेरेंजियल पाउचेस को और फेरेंजियल क्लेफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो को भी पहले आप ज़रूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो को भी हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो सके और चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेरेंजियल आर्चेस क्या होती हैं, फेरेंजियल पाउचेस क्या हैं और फेरेंजियल क्लेफ्ट्स क्या होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था। बेसिकली क्या होता है कि आपको मैं एक आइडिया दे दूं पहले। आपको पता है कि ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको, आउटर की तरफ आपको प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म, मिड में प्रेजेंट होती है मीजोडर्म और इनर एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट होता है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, बीच के अंदर मीजोडर्म और इनर साइड के ऊपर आपके एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, सो ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका जो नेक रीजन है, जो एम्ब्रियो का नेक रीजन होता है, वहाँ पर जो मीजोडर्म है वो कंडेंस होती है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। उन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस। फेरेंजियल आर्चेस क्या है? बेसिकली आपकी ये पीछे हाइंड ब्रेन की वेसिकल होती है, ये वाला जो नेक रीजन है, फ्रॉम द डॉर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट से मीजोडर्म कंडेंस होना शुरू होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है बायलैटरली, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जो बायलैटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडेंसेशन ऑफ द मीजोडर्म की वजह से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं बायलैटरल, ये आकर मिड लाइन में इस तरीके से मिल जाते हैं और एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हैंड ब्रेन की वेसिकल आप समझ लें, फ्रॉम द डॉर्सल एस्पेक्ट, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, ये दोनों बायलैटरली इस तरीके से यहाँ से मीजोडर्म कंडेंस होना शुरू होती है और मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे वेंट्रल साइड के ऊपर मिड लाइन के अंदर आकर ये आर्चेस आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, बायलैटरल आर्च आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, और एक यू शेप स्ट्रक्चर, एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और इससे हम कहते हैं फेरेंजियल आर्च। इस तरीके की 6 आर्चेस बनती हैं आपके इस नेक रीजन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके की आपकी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 आपकी फेरेंजियल आर्चेस बनती हैं। और इन 6 फेरेंजियल आर्चेस में आपकी जो 5th फेरेंजियल आर्च होती है वो डीजनरेट हो जाती है, तो बाकी हमारी रह जाती है 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 6th फेरेंजियल आर्चेस। तो ये तो हो गई फेरेंजियल आर्चेस जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक मॉडल बनाने की कोशिश की है, इतना ख़ास तो नहीं बना लेकिन आपको एक आइडिया तो हो जाएगा इससे, आई होप। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 6 फेरेंजियल आर्चेस बनी, एक डीजनरेट हो गई, तो ये 5 हमारे पास बाकी रह गई। अब ये 5 आपको ये हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से बना और ये फ्रॉम द बैक साइड हाइंड ब्रेन की वेसिकल की तरफ से ये आती हैं और मिड लाइन में आकर मिल जाती हैं और इस तरीके की हमें 5 फेरेंजियल आर्चेस मिल गई। ठीक है, ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो मैंने बनाया ये मीजोडर्म कोर है, इसे हम कह रहे हैं फेरेंजियल आर्च। ठीक है, जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, मीजोडर्म बीच में है ना, तो मीजोडर्म ने कंडेंस होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, उन्हें हमने कह दिया ये है फेरेंजियल आर्चेस। अब मीजोडर्म के आउटर साइड के ऊपर क्या है? ठीक है, अगर हम देखें तो आउटर साइड के ऊपर क्या है? एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म क्या करता है? एक्टोडर्म तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट था, लेकिन अब एक्टोडर्म क्या इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर को एक्टोडर्म पहले कवर करता है, ठीक है, और फिर बीच के अंदर डिप करता है और फिर अगली फेरेंजियल आर्च को कवर करेगा, फिर आकर एक्टोडर्म डिप करेगा और फिर अगली, इस तरीके से डिप करके अगली फेरेंजियल आर्चेस को एक्टोडर्म कवर करता है। तो जो एक्टोडर्म की डिपिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से जो एक्टोडर्म डिप कर रहा है, ये जो डिप्स हैं एक्टोडर्म के बिटवीन द 2 फेरेंजियल आर्चेस, इन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स क्या है। डिपिंग ऑफ एक्टोडर्म बिटवीन द फेरेंजियल आर्चेस, उन्हें हम कह देते हैं एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स। आई होप यहाँ तक आपको आइडिया हो गया। अब आपने देख लिया कि आउटर साइड पे तो एक्टोडर्म है, इनर साइड पे एंडोडर्म प्रेजेंट है। अब एंडोडर्म यहाँ पर क्या है? फेरेंजियल आर्च को कवर करेगी और फिर बीच में डिप करेगी, फिर अगली आर्च को कवर करेगी और फिर डिप करेगी। डिपिंग ऑफ द एंडोडर्म को हम कहते हैं एंडोडर्मल पाउचेस।
ठीक है। डिपिंग ऑफ एंडोडर्म को हम कह रहे हैं एंडोडर्मल पाउचेस, तो जिन्हें हम फेरेंजियल क्लेफ्ट्स और फेरेंजियल पाउचेस भी कह सकते हैं। तो एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स होते हैं और एंडोडर्मल पाउचेस होते हैं, और आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम इनको डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है फेरेंजियल इसकी, अच्छा ये अगर हम फेरेंजियल आर्चेस को, एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स को और एंडोडर्मल पाउचेस को, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं फेरेंजियल एपरेटस, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर, ये जो आर्चेस बन गई हैं और क्लेफ्ट्स बने हुए हैं और पाउचेस बन गया है, अगर मैं इनका एक कोरोनल सेक्शन लूँ, यहाँ पर मैंने ये कोरोनल सेक्शन ड्रॉ किया है। यू मस्ट नो कि कोरोनल सेक्शन क्या होता है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मुझे बीच से यूँ कट कर दें, एक आगे का पोर्शन बन जाएगा, एक पीछे का पोर्शन बन जाएगा, तो ये है कोरोनल सेक्शन। अब इसका कोरोनल सेक्शन कैसे हम ले रहे हैं कि हमने इस तरीके से, ये है, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, एक आगे वाला पोर्शन बन जाएगा, एक पीछे वाला। तो जो आगे वाला पोर्शन होगा उसको अगर हम पीछे से जाकर देखते हैं कोरोनल सेक्शन लेने के बाद, तो वो हमें इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से कोरोनल सेक्शन लें आर्चेस का, फेरेंजियल एपरेटस का, और उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन होगा उसे हम पीछे से अगर व्यू करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। आपको ये जो ब्लू डॉट्स नज़र आए हैं, दीज आर द आर्चेस, ठीक है। ये फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च, फिफ्थ आर्च डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। आपको दोनों तरफ आर्चेस नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने कोरोनल सेक्शन लिया एक। अब इन आर्चेस के दरमियान में हमें अभी सबसे पहले हम एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंडोडर्मल पाउचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट आ गया, ये सेकंड एक्टोडर्मल क्लेफ्ट, ये थर्ड एक्टोडर्मल क्लेफ्ट और ये फोर्थ एक्टोडर्मल क्लेफ्ट। तो 4 एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। 4 एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन 4 जो एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स हैं, इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट है, ये थोड़ा सा इन्वेजिनेट करता है टूवर्ड्स द फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच है ना, तो ये जो फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट होता है, ये लिटिल बिट इन्वेजिनेट करता है टूवर्ड्स दी फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच की। और हम अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इन्वेजिनेट क्यों कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये एक पार्ट अगर हम इसको उठाएं और यहाँ पर ड्रॉ करें, तो मैंने सिंप्लीफाई करके बनाया, आप इसे भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लेफ्ट आ गया, ये सेकंड क्लेफ्ट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्लेफ्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से 4 एंडोडर्मल क्लेफ्ट्स आ जाते हैं। नाउ जो हमारे पास फर्स्ट एंडोडर्मल क्लेफ्ट है, उससे कौन से स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं? बेसिकली फर्स्ट एंडोडर्मल जो क्लेफ्ट है उससे स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है। आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो ड्राइव हो रही है फ्रॉम दी फर्स्ट एंडोडर्मल, फ्रॉम द फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट से। उसके बाद जो क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको पता है, ये जो आपकी ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर साउंड वाइब्रेशन टकराती है जाके, जिसकी वजह से आप सुन सक रहे हैं। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है, क्यूटिकुलर लाइनिंग है, वो ड्राइव होती है फ्रॉम द फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट से। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं फ्रॉम द क्लेफ्ट से। उसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, हम क्लेफ्ट की बात कर रहे हैं एक्टोडर्मल, तो ये हो गया फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट। तो यहाँ से 2 स्ट्रक्चर अराइज हो गए जिन्हें हमने कहा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नाउ यहाँ पर भी तो एंडोडर्म है, वो वाली एंडोडर्म जो कि कवर कर रही है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को, ठीक है। ये जो हमने डेरिवेटिव बताएं ये तो बेसिकली फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट के हैं, लेकिन वो वाली मीजोडर्म जो कि कवर कर रही है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को, बेसिकली वो कवर करती है हमारी मैक्सिला और मैंडिबल बोन को, और स्किन फॉर्म कराती है ओवर द मैक्सिला और मैंडिबल। यानी आपके जो मैक्सिला और मैंडिबल के ऊपर जो स्किन है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुई है, और कौन से एंडोडर्म से? जो कि कवर कर रहा होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने फर्स्ट क्लेफ्ट को भी डिस्कस किया, और फर्स्ट जो एंडोडर्म है जो कि कवर कर रही होती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को, हमने उसको भी अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि उससे स्किन जो कवर कर रही है मैक्सिला और मैंडिबल को, वो अराइज होती है। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड फेरेंजियल आर्च को देखें, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स को ओवरहैंग कर रहा है, इनको कवर कर रहा है साइड से आकर,
ये बेसिकली सेकंड फेरेंजियल आर्च है, ठीक है। जो हमारे पास 5 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं उनके अंदर जो सेकंड फेरेंजियल आर्च होती है ये ओवर ग्रो करती है, ठीक है। बाकी आर्चेस के मुकाबले में ये ज़्यादा ग्रोथ करती है और ये ग्रोथ करके लेटरल साइड के ऊपर ओवरहैंग करती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लेफ्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सेकंड फेरेंजियल आर्च है ये, जो कि ओवर ग्रो कर रही है और आकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स हैं उनको ये कवर कर लेती है, ठीक है। और ये आर्च बेसिक यहाँ पे आप देखें ये इस तरीके से ग्रो करेगी और नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये सेकंड फेरेंजियल आर्च है। ये क्यों इस तरीके से कर रही है, क्योंकि ये बाकी आर्चेस के मुकाबले में ये इसकी ओवर ग्रोथ होती है, ये ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। तो अब ये सेकंड जो फेरेंजियल आर्च होगी ये नीचे आकर नीचे वाले जो टिश्यूज़ हैं उनके साथ आकर ये मिल जाती है, ठीक है। उनके साथ ये आके मिल जाएगी और यहाँ पर इनके दरमियान में एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। आप देखें ना, ये यहाँ पर आई सेकंड फेरेंजियल आर्च और नीचे आके डिफ्यूज़ हो जाती है दूसरे टिश्यूज़ के साथ, तो बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं सर्वाइकल साइनस, ठीक है। इस कैविटी को हम कहते हैं सर्वाइकल साइनस, ठीक है। तो इस कैविटी को हम कहते हैं सर्वाइकल साइनस और इसके सर्वाइकल साइनस के अंदर ही रह जाते हैं हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स होते हैं। और ये सर्वाइकल जो साइनस होता है, ये सर्वाइकल साइनस बेसिकली डीजनरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम डेवलपमेंट के अंदर, ये डीजनरेट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये डीजनरेट नहीं होता और आपका जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, ठीक है, आप यूँ इस तरीके से अगर नेक को करें तो यहाँ पे आपको जो प्रोमिनेंट मसल नजर आ रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पर आपको स्मॉल सिस्ट नज़र आती हैं जिन लोगों में सर्वाइकल जो साइनस है वो ऑब्लिटरेट या डीजनरेट नहीं होता, और उन सिस्ट को हम कहते हैं ब्रैंकियल सिस्ट। तो ब्रैंकियल सिस्ट आपके पास क्या है कि कुछ लोगों के अंदर जो सर्वाइकल साइनस बना है ओवर हैंगिंग ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च की वजह से, जिसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे एक्टोडर्मल क्लेफ्ट भी छुप जाते हैं, वो जो कैविटी बनती है उसे हमने कहा सर्वाइकल साइनस। सर्वाइकल साइनस ऑब्लिटरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में वो डीजनरेट नहीं होता और वो स्मॉल सिस्ट फॉर्म करवाता है एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, और उन सिस्ट को हम कहते हैं ब्रैंकियल सिस्ट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये कि काफ़ी बार ब्रैंकियल सिस्ट इन्फेंट्स के अंदर ओपन हुई होती है, आउटसाइड में उसकी सिस्ट की ओपनिंग होती है आउटसाइड में। तो अगर सिस्ट ओपन है आउटसाइड के अंदर उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल साइनस, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल साइनस। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे पास सर्वाइकल साइनस है ये एक चैनल बना देता है। ये बेसिकली आपको पता है ये वाला एरिया फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स है, तो ये जो सर्वाइकल साइनस है ये एक चैनल बना लेता है, ये एक फिस्ट्यूला बना लेता है जो कि एक फेरिंग्स को आउटर साइड के ऊपर आउटर इन्वायरमेंट के साथ नेक से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। आउटर इन्वायरमेंट है और यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा, एक ट्यूब बन जाती है जो कि फेरिंग्स तक जा रही होती है। तो सम टाइम्स सर्वाइकल साइनस एक फिस्ट्यूला बना देता है, तो वो फिस्ट्यूला जो कि आउटसाइड को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल फिस्ट्यूला, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल फिस्ट्यूला, ठीक है, सर्वाइकल फिस्ट्यूला, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो चैनल होता है ये सिर्फ बाहर की तरफ ओपन हुआ होता है, ठीक है। जो चैनल बन जाता है, फिस्ट्यूला बन जाता है, ये जो सर्वाइकल साइनस है ये सिर्फ बाहर की तरफ ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर जाकर ये ओपनिंग नहीं होती इसकी। तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्रैंकियल फिस्ट्यूला, ठीक है, एक्सटर्नल ब्रैंकियल फिस्ट्यूला। और काफ़ी बार क्या होगा कि ये जो सर्वाइकल साइनस से फिस्ट्यूला बनता है ये फेरिंग्स में तो ओपन हो रहा होता है ट्यूब इसकी, लेकिन ये आउटर साइड पे ओपन नहीं होता, तो उसे हम कह देते हैं, यहाँ पे इंटरनल कर दें आप सिर्फ, ठीक है, इंटरनल ब्रैंकियल फिस्ट्यूला हो जाएगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द कॉन्सेप्ट थिंग। तो ये हमारे पास आ गई, हमने डिस्कस कर लिया एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स को, फर्स्ट क्लेफ्ट को हमने डिस्कस कर लिया, ये दोनों उसकी डेरिवेटिव्स आ गए। बाकी जो ये सेकंड आर्च है वो ओवरहैंग कर जाती है, तो उसके अंदर ही हमें रह जाते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लेफ्ट। ये सर्वाइकल साइनस बन जाता है, सर्वाइकल साइनस डीजनरेट हो जाता है, और अगर डीजनरेट नहीं होता तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स क्या होते हैं।
नाउ हम अब जाते हैं कि एंडोडर्मल पाउचेस की तरफ। तो एंडोडर्मल पाउचेस क्या है? एंडोडर्म जो डिप कर रही है एंडोडर्म जो डिप करती है बिटवीन द फेरेंजियल आर्चेस, हमने उन्हें कहा दीज आर बेसिकली एंडोडर्मल पाउचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच, सेकंड एंडोडर्मल पाउच, थर्ड एंडोडर्मल पाउच और फोर्थ एंडोडर्मल पाउच। यहाँ पर फिफ्थ एंडोडर्मल पाउच भी होता है, लेकिन वो रेडिमेंट्री होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, उससे हम डिस्कस करेंगे एट द एंड में फिफ्थ को। लेकिन बेसिकली हम जब कहते हैं तो वी हैव 4 एंडोडर्मल पाउचेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो 4 हैं उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्राइव होंगे। तो स्ट्रक्चर्स ड्राइव होने से पहले हम थोड़े से इसको डिस्कस कर लें एक चीज़ को। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर टंग की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जब टंग की डेवलपमेंट होती है तो उस टंग की डेवलपमेंट की वजह से ये जितनी भी हमारे पास एंडोडर्मल पाउचेस होते हैं, इनका जो वेंट्रल पार्ट होता है वो डीजनरेट हो जाता है। यानी कि जो 4 की 4 हमारे पास एंडोडर्मल पाउचेस होती हैं, उनका जो वेंट्रल पार्ट होगा वो डीजनरेट हो जाएगा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एंडोडर्मल पाउचेस। ये एंडोडर्मल पाउचेस का वेंट्रल पार्ट है, ये वाला। तो ये सेंटर के अंदर जब टंग की डेवलपमेंट होगी तो ये वाले जो इन सब पाउचेस का जो वेंट्रल पार्ट होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, बाकी रह जाता है डॉर्सल पार्ट, ठीक है। अब जो डॉर्सल पार्ट होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंडोडर्मल पाउच वो बेसिकली 2 विंग्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सपोज करें ये हमारे पास डॉर्सल पार्ट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंडोडर्मल पाउच का, ये इस तरीके से 2 विंग्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो ऊपर वाला विंग होगा, ऊपर वाला, तो उसे हम कह देते हैं बेसिकली डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल विंग, ठीक है, डब्ल्यू लिख दिया मैंने विंग का, तो डॉर्सल विंग। और जो नीचे वाला होगा उसे हम कह देते हैं वेंट्रल विंग। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है, जो फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच है, उसके अंदर सिर्फ डॉर्सल पार्ट होगा, उसका जो डॉर्सल पार्ट है वो डॉर्सल विंग और वेंट्रल विंग में डिवाइड नहीं होता। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो 4 हमारे पास एंडोडर्मल पाउचेस हैं, उन 4 एंडोडर्मल पाउचेस का जो वेंट्रल पार्ट है वो डीजनरेट हो जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टंग, बाकी रह गया डॉर्सल पार्ट। फर्स्ट पाउच का डॉर्सल पार्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं उनका जो डॉर्सल पार्ट है वो 2 विंग्स में डिवाइड हो जाएगा। जो ऊपर वाला विंग होगा उसे हम कहेंगे डॉर्सल विंग, जो नीचे वाला होगा उसे हम कहेंगे वेंट्रल विंग। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सिंपल। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट पाउच से क्या स्ट्रक्चर ड्राइव हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे पास फर्स्ट पाउच होता है हमारे पास, ठीक है, उससे स्ट्रक्चर जो ड्राइव होते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास है डॉर्सल पार्ट ऑफ फर्स्ट पाउच, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। ये सेकंड पाउच, डॉर्सल पार्ट ऑफ सेकंड पाउच, ये थर्ड पाउच, ये फोर्थ पाउच और ये फिफ्थ जो कि रेडिमेंट्री है, वो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका कोई विंग नहीं होता, जो फर्स्ट पाउच है उसका कोई विंग नहीं होता, वो उसका जो डॉर्सल पार्ट है वो वेंट्रल और द डॉर्सल विंग में डिवाइड नहीं होता। तो ये जो डॉर्सल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पाउच है ये, और जो डॉर्सल विंग है सेकंड पाउच का, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबो टिम्पैनिक रेसिस, ठीक है। ट्यूबो टिम्पैनिक रेसिस कैसे बन रहा है? डॉर्सल पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है फर्स्ट पाउच का और जो डॉर्सल विंग है सेकंड पाउच का, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक डायवर्टिकुलम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे डायवर्टिकुलम का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसा एक डायवर्टिकुलम का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम कहते हैं ट्यूबो टिम्पैनिक रेसिस। ये ट्यूबो टिम्पैनिक रेसिस मूव करता है फर्स्ट क्लेफ्ट की तरफ। फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या स्ट्रक्चर अराइज हुए थे? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये डायवर्टिकुलम उस तरह आगे की तरफ आउटर साइड पे मूव करता है जहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग बनी है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की। और ये जो ट्यूबो टिम्पैनिक रेसिस है, एक डायवर्टिकुलम है, ये बेसिकली फॉर्म करवाएगा आपका ऑडिटरी ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, मस्टॉइड एंट्रम और म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टीएम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
तो ऑडिटरी ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, मस्टॉइड एंट्रम और म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये अराइज होती हैं फ्रॉम द फर्स्ट पाउच और इसके साथ मिल जाता है डॉर्सल विंग ऑफ द सेकंड पाउच। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ अब देखनी है, हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं। ये आउटर वाला पार्ट है, ये इनर पार्ट है। आउटर पार्ट में होती है क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन जो कि अराइज हुई है फ्रॉम द फर्स्ट क्लेफ्ट जो कि है एक्टोडर्म। इनर साइड पे होती है म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन अराइज हुई है फ्रॉम द फर्स्ट पाउच और डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल विंग ऑफ द सेकंड पाउच। ये है हमारे पास एंडोडर्म और इसके बीच में फाइब्रस लेयर होती है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द मीजोडर्म। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये ड्रम है, ये ड्राइव होता है फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब अगर हम देखें सेकंड पाउच का बाकी क्या रह गया हमारे पास, ठीक है, डॉर्सल विंग तो यहाँ मिल गया, सेकंड पाउच का बाकी रह गया वेंट्रल विंग। तो वेंट्रल विंग फॉर्म करवाता है आपके टॉन्सिल्स, ठीक है। जो टॉन्सिल्स हैं वो ड्राइव होंगे फ्रॉम द वेंट्रल विंग ऑफ द सेकंड पाउच। नाउ द थर्ड पाउच का जो डॉर्सल विंग है वो फॉर्म करवाएगा इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। आपके 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, ठीक है। तो जो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होंगे वो अराइज होते हैं फ्रॉम द डॉर्सल विंग ऑफ द थर्ड पाउच से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ट्यूबोटिम्पैनिक राइसिस है, यहाँ से टॉन्सिल बन गया और यहाँ से इंफीरियर पैराथायराइड आ गया, ठीक है। डॉर्सल विंग बना रहा है थर्ड पाउच का इंफीरियर पैराथायराइड और जो वेंट्रल विंग है थर्ड पाउच का वो फॉर्म करवा रहा है थाइमस, ठीक है। यहाँ पे आपकी थाइमस की फॉर्मेशन हो रही है। अब थाइमस आपको पता है यहाँ स्टर्नम के पीछे ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन अभी ऊपर है क्योंकि ये ऊपर फेरेंजियल आर्चिस से आ रहा है। तो क्या करता है फेरेंजियल आर्च, जो थाइमस होता है और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, इनकी एक कनेक्शन होती है। तो थाइमस ऊपर से डिसेंड करता है, तो जब थाइमस डिसेंड कर रहा होता है ऊपर से, उसके साथ ही इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स भी डिसेंड करते हैं ऊपर से और वो आकर अपनी जो पोजीशन है थायराइड ग्लैंड के पास वहाँ पर आकर रुक जाते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर जो कनेक्शन होता है थाइमस का और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो थाइमस के साथ इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड डिसेंड करते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ पाउच को देखें तो फोर्थ पाउच का जो डॉर्सल विंग है, ठीक है, ये फॉर्म करवाता है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड फिर सुपीरियर पोजीशन पे फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हम जो नाम दे रहे हैं सुपीरियर पैराथायराइड और इंफीरियर पैराथायराइड, ये इसकी एनाटॉमिकल बेसिस पे दे रहे हैं क्योंकि हम थायराइड पे देखते हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ होते हैं 2, उन्हें हम कह देते हैं सुपीरियर पैराथायराइड, और जो नीचे होते हैं उन्हें हम कह देते हैं इंफीरियर पैराथायराइड। हम एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं दे रहे, वरना तो इंफीरियर पैराथायराइड ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द थर्ड पाउच और जो सुपीरियर पैराथायराइड हैं वो ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द फोर्थ पाउच। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। नाउ जो वेंट्रल विंग है फोर्थ पाउच का और फिफ्थ पाउच, अब फिफ्थ पाउच को हमने कह दिया कि फिफ्थ पाउच तो रेडिमेंट्री होती है क्योंकि हमने उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी थ्योरीज़ हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये कहती है कि जो फिफ्थ पाउच है, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो फिफ्थ पाउच है और जो वेंट्रल विंग है फोर्थ पाउच का, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स। कॉर्डल क्यों कह रहे हैं, नीचे की तरफ है, ये क्रेनियल पार्ट, ये कॉर्डल पार्ट नीचे का। तो फिफ्थ पाउच और वेंट्रल विंग ऑफ द फोर्थ पाउच मिल जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करवाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैं पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 इज़ थाइमिक एलिमेंट, ये कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी इजी चीज़ है अगर आप इसे समझें। थाइमिक एलिमेंट, उसके बाद लेटरल थायराइड एलिमेंट, लेटरल थायराइड यहाँ पे एलिमेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, ठीक है। थाइमिक एलिमेंट, लेटरल थायराइड एलिमेंट और अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स।
अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास है बेसिकली लेटरल थायराइड एलिमेंट, ये वाला, ठीक है। ये थाइमस आ गया, ये इन्फीरियर सुपीरियर पैराथायराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है लेटरल थायराइड एलिमेंट। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इस कॉम्प्लेक्स का जो पहला एलिमेंट है थाइमिक एलिमेंट, वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ थाइमस के अंदर, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि थाइमस की कंट्रीब्यूशन करवाते हैं। उसके बाद जो लेटरल थायराइड एलिमेंट है, ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है फॉर द थायराइड ग्लैंड। जब हम थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो वो आपको पता लगेगा कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो वहाँ आपकी जो टंग है, वहाँ पे फोरामेन सीकम से वहाँ पर एक डक्ट बनती है जिसे हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट। वो थायरोग्लॉसल डक्ट के ज़रिए बेसिकली थायराइड अपनी डिसेंड करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। तो एक चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट को हम कहते हैं लेटरल थायराइड एलिमेंट। ये चेक पॉइंट बेसिकली यहाँ पर होता है और ये चेक करता है कि थायराइड अपनी असल पोजीशन पर आ जाए, थायराइड और नीचे तो नहीं जा रहा कहीं पर। तो इसीलिए एक चेक पॉइंट है जो कि थायराइड को अपनी पोजीशन पे फिक्स करता है, उसे हम कहते हैं लेटरल थायराइड एलिमेंट, और वो यहाँ से अराइज होता है। और उसके बाद है अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी फॉर्म कराती है पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। वो अराइज होते हैं फ्रॉम द अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना? वेंट्रल विंग ऑफ द फोर्थ पाउच और जो फिफ्थ पाउच है रेडिमेंट्री होता है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट्स जस्ट अ थ्योरी और ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बुक्स में, तकरीबन बुक्स में लिखी भी हुई है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने फेरेंजियल क्लेफ्ट्स को, एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स को और एंडोडर्मल पाउचेस को भी डिस्कस किया, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वहाँ से अराइज हुए उसको भी डिस्कस किया। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।